हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑटोर्नी वू के एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक ग्रैंड वेडिंग देखते हैं जिसमें ब्राइड और ग्रूम वेडिंग मार्च कर रहे होते हैं। तो ब्राइड थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसी चक्कर में जब ग्रूम उसे आगे खींचता है तो वह गलती से अपनी ड्रेस पर ही पैर रख देती है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस स्लिप हो जाती है और पूरा मैरिज हॉल चौंक जाता है क्योंकि उसकी कमर पे एक बहुत ही अजीब सा टैटू बना हुआ था। ब्राइड के फादर इस केस को लेकर जाते हैं लॉ फॉर्म में और कहते हैं कि मुझे 1 बिलियन वॉन का कंपनसेशन चाहिए होटल वालों से। वो कहते हैं कि अभी होटल वाले हमें 230 वॉन यानी 230 मिलियन वॉन दे रहे हैं और 10 मिलियन का वाउचर भी दे रहे हैं, जिसे सुन के अटॉर्नी जंग और सीईओ कहते हैं ये तो अच्छा खासा कंपनसेशन है। लेकिन तभी ब्राइड के फादर गुस्सा हो जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि ये लॉ फॉर्म बाकी लॉ फॉर्म से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम भी उन्हीं लोगों जैसी बातें कर रहे हो। जिसे सुनकर सीईओ भी थोड़ी कॉम्पिटिटर हो जाती है, जिस पर सीईओ कहती है ठीक है, हम आपका केस लेते हैं जिसमें हम आपको पूरा 1 बिलियन वॉन का कंपनसेशन दिलवाएंगे। अटॉर्नी जोंग अपने अटॉर्नीज के केस डिस्कस करते हैं और वो 2 टीम्स बना देते हैं। एक टीम ब्राइड और ग्रूम से मिलेगी और दूसरी टीम होटल जाकर उनसे बात करेगी और डिस्कवर करेगी कि आखिर हुई क्या थी प्रॉब्लम। अटॉर्नी वॉन और अटॉर्नी चॉय होटल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्हें होटल भेजा जाता है और दूसरी तरफ अटॉर्नी वू और जुनहो को कपल से मिलने के लिए भेजा जाता है। अटॉर्नी कोई और योंग वू जब ब्राइडल से मिलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इस शादी में ब्राइड की कोई भी मर्ज़ी नहीं थी, यानी उससे हाँ या ना नहीं पूछी गई थी। सब कुछ उसके बाबा ही देख रहे थे और ये भी पता लगता है कि अब शायद सब ओवर ही हो जाए, क्योंकि लड़की के कमर पर जो टैटू था वो बहुत ही अजीब था और जहाँ पर वो शादी हो रही थी वो लोग काफ़ी हद तक क्रिश्चियन थे और उन्हें वो टैटू पसंद नहीं था। और साथ में उनको ये भी पता लगता है कि ब्राइड को वो ड्रेस थोड़ी लूज़ लग रही थी, लेकिन फिर भी होटल वालों ने ड्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके बाद योंगवू से क्वेश्चन करती कि क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार भी करती क्यों, क्योंकि उसके रूम में उसके हस्बैंड की कोई पिक्चर नहीं थी और एक पिक्चर थी भी तो वो भी छुपी हुई थी और तो और दुल्हन ने वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी हुई थी। फिर दिखाते हैं कि वो दोनों ग्रूम से क्वेश्चनिंग करते हैं और ग्रूम काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है कि मेरे फादर इन लॉ ने अच्छा नहीं किया केस फाइल करके, और शादी को लेकर भी ग्रूम की कोई ख़ास मर्ज़ी नहीं थी। वो कहते कि सब मेरे ग्रैंडफादर ने अरेंज किया था, उन्हीं की मर्ज़ी से जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कर लिया। और वो ये भी कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को काफ़ी बुरा लगा क्योंकि वे बहुत ज़्यादा सही वाले क्रिश्चियन हैं और उन्होंने जब वो टैटू देखा तो अब बस मुश्किल ये है कि हमारी शादी बच पाए। यहाँ से जाते हुए अटॉर्नी क्वीन योंगवू से कहता है देखो ये कितनी पागलों वाली मैरिज थी, इसमें ना तो ब्राइड की मर्जी थी और ना ही ग्रूम की। ऐसे रिच किड होते हैं ना, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट रहते ही नहीं, ये खुद अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, ये बस अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। ये ऐसे रिच किड होते हैं कि जिन्होंने आज तक कभी खाना भी नहीं बनाया होता। जिसे सुनकर योंगवू सोचती है कि मैं भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ क्योंकि आज तक मैंने भी कभी खाना नहीं बनाया। दूसरी तरफ अटॉर्नी वुन और जुनहो सोच रहे होते हैं कि होटल में जाके वो अपनी शादी के बारे में क्या स्टोरी सुनाएंगे, तभी वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और तभी योंगवू की कॉल आ जाती है और वो बात करने लगती है जो अभी उससे अटॉर्नी कोई ने कहा था, और उसकी इस बात को चॉयसिन रोक देती है कि अभी हमारा बिजनेस टाइम है, अभी हम ऑफिशियल वर्क पे हैं तो इसलिए बाद में बात करना। दूसरी तरफ वो जुनू से कहती है कि क्या ऐसा होता रहता है, योंगवू तुम्हें काम के बीच में डिस्टर्ब करती रहती है क्या। और फिर ऐसे सीन दिखाते हैं कि योंगवू जंगहू को बीच बीच में कॉल करती ही रहती है काम के। तो वो जुनू को कहती है कि तुम अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट कर लो, और तभी उसके पेट पे कुछ दर्द सा होने लगता है। इसी चक्कर में जब वो होटल पहुंचती है तो फ़ौरन से वॉशरूम चले जाती है और जब वो देखती है कि उसका पेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और उसकी पैंट्स भी गंदी हो चुकी हैं, तो इसलिए वो जंगहू को कॉल करती है और जंगहू उसके लिए न्यू होटल से पेट लेकर आता है। और जुनहो जो चॉयसिन के लिए लेकर आया था वो पजामा ही था, इसलिए वो तो आगे जा नहीं सकती थी। इसी वजह से अब जुनहो के साथ योंगवू को जाना पड़ेगा। चॉयसिन जुनहो को कहती है कि तुम्हें अब योंगवू के साथ ही जाना पड़ेगा। यनहू और जोंगवू पहुंच जाते हैं कंसल्टेंट ऑफिस में
और वहाँ पर जाकर जनहो उन्हें बताने लगता है कि कैसे हमारी शादी हुई वगैरह वगैरह। और फिर वहाँ पर योंगवू को ले जाया जाता है कि तुम एक वेडिंग ड्रेस चूज़ कर लो। जब योंगवू वहाँ चले जाती है ड्रेस को ट्राई करने के लिए, तो वहाँ दिखाते हैं कि चोएसवन वहाँ पर एक एम्प्लॉय की बात सुन लेती है। वो वॉशरूम बैठी बैठी ही एम्प्लॉय की बात सुन रही होती है, जो कि कह रहा होता है कि एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया है उस वेडिंग वाले चक्कर में। और ये बात वो जुनू को बता देती है। और तभी जुनू उस एम्प्लॉय को फॉलो करता है और वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन थी जिसे फायर कर दिया गया है। पर इससे पहले कि जुनू कुछ पूछता, तो वहीं पर टीम लीडर आकर कहती है कि योंगवू तैयार हो चुकी है और तुम उसे एक बार देख लो। और जब जुनहो योंगवू को देखता है तो वो उसे देखते ही बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि योंगवू बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब जज को देखते हैं, जो कि ऑफिशियल ट्रायल शुरू होने से पहले दोनों पार्टी से डिस्कस कर रहा होता है कि वो अपना मैटर पहले ही सॉल्व कर लें, जिसकी वजह से ट्रायल की ज़रूरत ही ना पड़े। मगर वहाँ पर उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में कोई बात बनती नहीं है। जुनहो और योंगवू वहाँ एक बेकरी में जाते हैं, जहाँ पर वो उसी एम्प्लॉय को ढूंढ लेते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि जिसे फायर किया गया है वो असल में इस कंट्री में है ही नहीं, वो कंट्री को छोड़कर ही चली गई है। इस तरह से जुनहो और योंगवू को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता और वो बेचारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कोर्ट में दिखाते हैं कि जुनहो उस एम्प्लॉय को बुला लाता है, जो कि विटनेस थी जिसको फायर किया गया है। तो वो टेस्टिफाई करती है कि उस दिन उस एम्प्लॉय से जिसे फायर किया गया है उससे ब्राइड की ड्रेस ख़राब हो गई थी और इतना टाइम बचा नहीं था कि उस ड्रेस को ठीक किया जा सके या दूसरा ड्रेस प्रिपेयर हो सके, इसीलिए वैसे ही दूसरी ड्रेस ला दी गई थी। मगर वो थोड़ी इल फिटिंग थी, वो कुछ नंबर बड़ी थी, मगर क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था उन्होंने वही ड्रेस ब्राइड को पकड़ा दी थी उस दिन। मगर फिर डिफेंडेंट साइड से रिवील होता है कि ब्राइड ने कोई पोस्ट डाला था कि कैसे उसने अपनी शादी बिगाड़ दी। फिर ऑफिस में दिखाया जाता है अटॉर्नीज डिस्कस कर रहे होते हैं ब्राइड से कि अगर वो कुछ छुपा रही तो जल्द से जल्द बता दे। फिर वो बताती कि ये वेडिंग एक किस्म की बिजनेस डील भी थी कि अगर मेरी शादी वहाँ पर हो जाएगी तो इस पर वो लोग हमें एक बहुत बड़ी ज़मीन देंगे एज अ वेडिंग गिफ्ट। बस इसी बात को योंगवू पकड़ लेती है कि बस फिर अब हम 1 बिलियन वॉन का कंपनसेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये शादी नॉर्मल नहीं थी बल्कि एक बिज़नेस डील थी, इसमें ज़मीन मिल रही थी। मगर अब जब शादी ओवर हो जाएगी तो ज़मीन ही नहीं मिलेगी, तो इस चक्कर में हम 1 मिलियन वॉन की कंपनसेशन की डिमांड करेंगे। जिसे सुनकर अटॉर्नी जुंग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो योंगवू को कहते हैं कि तुम इस बारे में पूरी रिपोर्ट लिखो। नेक्स्ट डे अटॉर्नी इस ब्राइड के फादर को ये बात बताते हैं, तो बताते हैं कि वो ज़मीन है 32.2 बिलियन वॉन की। तो अटॉर्नीज कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अमाउंट की कंपनसेशन तो मिलेगा नहीं और जज भी इतनी ज़्यादा अमाउंट पे रूलिंग करेगा नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ कहते हैं कि हमें सिर्फ उस ज़मीन का 10% चाहिए। तो इससे ब्राइड का फादर काफ़ी प्लीज्ड होता है कि अब हमें 3.2 बिलियन वॉन तो मिल ही जाएगा। मगर ब्राइड बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन हमेशा की तरह उसके पापा उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। फिर सीन दिखाते हैं कोर्ट रूम का और वहाँ हम देखते हैं कि अटॉर्नी जुंग वहाँ पर सारी बातें प्रूफ कर देते हैं कि प्रॉमिस किया गया था ज़मीन थी और हमें उसका कंपनसेशन चाहिए। वो केस जीतने ही वाला था कि तभी ब्राइड उठकर कह देती है कि वो इस लॉ सूट को विड्रॉ करना चाहती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ब्राइड योंगवू से पूछती है कि कैसे मैं इस केस को वापस ले सकती हूँ। तो योंगवू से कह देती है कि बस कोर्ट में तुम्हें एक काम करना है और तुम्हें वहाँ बोलना है कि आई वुड लाइक टू विड्रॉ द कोर्ट सूट। बस तुम्हें इतना ही कहना है, तभी तुम्हारा ये केस ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट में ब्राइड बिल्कुल ऐसा ही करती है और तभी जज इस केस को विड्रॉ कर देता है। ब्राइड के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर अभी वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि ब्राइड ही मना कर दिया था और इस तरीके से ये केस ख़त्म हो जाता है। बाद में ब्राइड अपने फादर को कहती है कि वो टैटू भी मैंने कोई गलती से नहीं बनवाया था, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ इसलिए मैंने टैटू बनवाया था और मैं लेस्बियन हूँ। और जो उसके साथ फ्रेंड थी वो उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे वो डेट कर रही थी और वह शादी में भी इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसने क्राउड में अपनी गर्लफ्रेंड को देख लिया था। और ब्राइड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चले जाती है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और लास्ट में दिखाते हैं कि पूरी टीम एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाती है डिनर के लिए और वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था और सीईओ कहते हैं कि यहाँ पर मैं ही सबका खर्चा उठाऊँगी, पर योंगवू से वही ऑर्डर करती है जो कि वो डेली खाया करती थी
और लास्ट में मेरे फादर के लिए टेक आउट भी ले जाती है। तो जब अपने पापा को दिखाती है तो उसके पापा कहते हैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में से मेरी बेटी सिर्फ यही लेकर आई है। योंगवू अपने फादर से कहती है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि मैं फ्यूचर में किसी से शादी कर पाऊँ और इसीलिए वो हमेशा अपने फादर के साथ रहेगी। दूसरी तरफ लॉ कोर्ट में ये पता लगता है कि ब्राइड के फादर ने अपने सारे केसेस हैंडबेडर लॉ में केस करवा दिए हैं और बाद में से पता लगता है कि एक लौती अटॉर्नी योंगवू ने 1 बिलियन वॉन का कंपनसेशन दिलाने वाली ही थी। तभी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जागता है योंगवू को और ज़्यादा जानने का। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकेंड एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।